नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 23 मई यानी वो तारीख जब एक साल पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उस समय जीत का उल्लास और आज लॉकडाउन की मजबूरियां। लेकिन इस सब के बीच जो एक साल बीता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक साल बीत गया, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई हैं इस दरमियान। धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया गया है, ट्रिपल तलाक को लेकर जो कानून आया है, CAA और उसके बाद होने वाला पूरा विरोध प्रदर्शन, और आज की तारीख में ये कोरोना का सन्नाटा तो है ही। 2014 मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत। कभी नहीं, सारे जम्मू कश्मीर में कैद खाना खुला गया कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हालांकि पत्थरबाजी की छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आती रही हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है उससे इतना समझा जा सकता है कि स्थिति कंट्रोल में है और तैयारी पर्याप्त थी। महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर 3 ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी न पाए। शेर के जैसे 2 कदम पीछे आते हैं ना, छपकने के लिए, वैसे सामने काम कर। हमारे मुख्यमंत्री है वो। हम लोग को बहुत खुशी हो गई, संयम उनका बहुत अच्छा लगता है। अब रामलला का मंदिर बनेगा और उसमें रामलला विराजमान होंगे। घुसपैठिया कभी अपने आप को अपनी पहचान होने नहीं देता और शरणार्थी कभी अपनी पहचान छुपाता नहीं है। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। कोरोना काल में दुनिया बदली है, लिहाजा सियासत के रिवाज भी बदले हैं। लेकिन इस स्थिति तक आने से पहले जितने भी मील के पत्थर हैं, वो सब के सब अपनी जगह मौजूद हैं। बीते साल के बाइस्कोप में पहली तस्वीर बारिश की बूंदों से ज्यादा बरसती गुलाब की पंखुड़ियों की दिखती है। इसी तस्वीर में नजर आता है विक्ट्री साइन की 2 उंगलियों के बीच से होकर सरपट दौड़ता देश विजय के उत्साह का मोदी मैजिक रथ। श्री नरेंद्र मोदी जो देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से दिन रात लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत आई। ये विजय है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, जिसने 2014 से लेकर 2019 तक जिन नीतियों के आधार पर काम किया, सबका साथ, सबका विकास की नीति की विजय है। और ये विजय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय। धारा 370 का संकल्प मैं लेकर आया हूँ। आप कैसा कानून ला रहे हैं जिसके लिए आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा है? कभी नहीं, सारे जम्मू कश्मीर में कैद खाना खुला गया। बाइस्कोप में थोड़ी देर और झांकते हैं तो संसद सदन से धारा 370 के हटने का ऐतिहासिक एक्शन दिखता है। एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध का देशव्यापी रिएक्शन दिखता है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं,
जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। राज्यों के चुनावी संग्राम में मन का मलाल दिखता है। दशकों का मंदिर मस्जिद विवाद खत्म होने पर देश का हर्षित मन दिखता है। पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है और कितना मजबूत है। हिंदू समाज लगभग 70 वर्षों के न्यायिक संघर्ष के बाद इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। यह प्रतीक्षा पूर्ण हुई, सत्य की विजय हुई। तो बहरहाल कंक्लूजन यही है कि हम इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, लेकिन मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें और कानून का एहतराम करते हुए मुल्क में अमन व अमान और फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। कोरोना ने सब रोक दिया, लेकिन समय नहीं रुका। मोदी 2.0 के इसी एक साल के अंदर दूरियां ही नई नजदीकियां बन गईं। कभी बालकनियों से झांकते देश ने ताली और थाली बजाई, कभी उम्मीदों ने कोरोना महामारी से मुक्ति के चिराग जलाए। भारत ने आपदा में अवसर तलाशना भी शुरू किया। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। कोरोना ने कितना कुछ बदल दिया है, हमें भी बदल दिया है, हमारे जीवन को भी बदल दिया है। अभी हम इस संकट काल के बीचों बीच हैं, लड़ाई जारी है, लेकिन आने वाले समय में सफलता या असफलता की कसौटी पर मोदी सरकार को कोरोना के हिसाब से जरूर कसा जाएगा। मोदी 2.0 की पहली वर्षगांठ पर संक्रमण से कितनी मौतें और उपचार से कितने जीवन की रक्षा के बीच देश कोरोना से चौथे राउंड की लड़ाई लड़ रहा है। राहत, रोजगार, कारोबार और आविष्कार के सहारे देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलने की कोशिश भी कर रहा है। लोग काम पर लौटने लगे हैं तो राजनीति भी समर्थन विरोध के काम पर पूरी तरह लौट आई है। आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? पहली बार होली का त्योहार भी देश ने संभल कर मनाया था, क्योंकि तभी से कोरोना का संकट देश के माथे पर चिंता की लकीरें डालने लगा था। कोरोना दुनिया के लिए अदृश्य और अनजाना शत्रु बनकर आया और मोदी सरकार के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ
तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यकता है। मसला सियासी होता तो सियासत से जवाब दे दिया जाता, लेकिन मामला तो पूरी की पूरी मानवता के संकट का था। 1.25 अरब की घनी आबादी वाला देश भारत, जहां जरा सी चूक का मतलब खौफनाक है। दूसरी तरफ पीपीई किट्स, मास्क और वेंटिलेटर्स जैसी मेडिकल सुविधाओं को लेकर देश को अपनी स्थिति का सही अंदाजा लगाना था। 24 मार्च 2020 प्रधानमंत्री मोदी ने संपूर्ण देश को लॉक करने का निर्णय लिया। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। किसी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली, समय पर लॉकडाउन जैसा कठोर निर्णय लिया, पूरे देश को एकजुट करने के लिए कभी ताली थाली तो कभी दिए जलवाने का काम किया, दुनिया से संपर्क साधे रखा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवाई 55 से ज्यादा देशों तक पहुंचाकर मानवता के सिद्धांत को मजबूत किया, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 5 बार मीटिंग्स करके सुझाव और जानकारियां जुटाई, जिनके माध्यम से केंद्र ने कोरोना से लड़ाई की रणनीति बनाई। रोज की 200 कॉल्स करके देश भर में डॉक्टरों, नर्सों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया, रेडियो पर मन की बात के साथ भी लोगों से जुड़े रहे। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के पहिए रोके तो पलायन और गरीबी के साथ रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हुआ। सरकार ने उसके लिए पहले चरण के लॉकडाउन के तुरंत बाद 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया, जिसमें गरीब किसान मजदूरों को खाते में सीधी रकम के अलावा गैस कनेक्शन और अनाज जैसी राहत दी गई। लॉकडाउन के चौथे चरण से पहले 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपदा को अवसर में बदलने वाला आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। मजदूरों के पलायन और आर्थिक पैकेज की राहतों के अलावा तमाम मुद्दों पर समय समय पर होने वाली राजनीतिक रस्साकशी भी मोदी 2.0 के 1 साल के हिस्से में खूब आएगी। जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। हम अपने चिंता कर रहे हैं, 1,000 ट्रेन हमने उत्तर प्रदेश के लिए ली है, ये हमारी चिंता है, हम कर रहे हैं। आप हमारे काम में बाधा डालने के लिए इस प्रकार का नाटकबाजी, इस प्रकार के स्टंट करेंगे तो ये उचित नहीं है। अब जरा वक्त की धारा को उल्टा बहाते हैं और देखते हैं, आकलन करते हैं कि मोदी 2.0 के पहले साल में क्या क्या हुआ। जैसे धारा 370, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस धारा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, बड़ी बड़ी धमकियां दे दी जाती थी। लेकिन जब अमित शाह ने संसद में बोलने की शुरुआत की तो कश्मीर के अलगाववादियों के पांव तले जैसे जमीन ही खिसक गई। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जो है एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, जिसकी हमने एक झलक पुलवामा में देखी। अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है
बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। मोदी 2.0 के एक साल के वर्णन में 5 अगस्त 2019 की तारीख का जिक्र हमेशा प्रमुखता से होता रहेगा, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर धारा 370 की भेदभाव वाली बेड़ियों से आजाद होकर सच्चे मायने में भारत का अभिन्न अंग बना, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। 5 अगस्त के दिन जब संसद हुई और प्रधानमंत्री जी ने सुबह कैबिनेट में फैसला लिया कि इस देश अब 370 और 35 से मुक्ति चाहता है, अखंड भारत का स्वप्न हम पूरा करना चाहते हैं और आज इससे भी हम मुक्ति पाते हैं। धारा 370 हटना तो खैर अपने आप में अभूतपूर्व था ही, उससे भी ज्यादा स्थिति को जिस तरह संभाला गया वो अकल्पनीय था। सबके मन में बस एक सुगबुगाहट रही कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या, वो किसी को पता नहीं लगने दिया गया। 5 अगस्त 2019 से एक सप्ताह पहले तक जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया। भड़काऊ राजनीति के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। कट्टरपंथी और अलगाववादी या तो जेल पहुंच चुके थे या घरों में कैद थे। कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी, उसी दिन पास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में ये धमकी कभी आम थी कि 370 तो दूर, अगर 35A से भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन की स्थिति वहां भी लागू है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें बदलते जम्मू कश्मीर की निशानी है। पाबंदियां भी हटी, लोगों के दिल भी खुले। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं था। इट वाज अ शॉकर फॉर एवरीबॉडी। पहले 370 हटा, 35 से हटा, उसके बाद जो क्या कहते हैं हम, जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, तो ये डेफिनेटली एक शॉकर था। धीरे धीरे नाउ लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नाउ लोग जो है अभी चाहते हैं कि जिन कमिटमेंट से जो हम श्री अमित शाह जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी, या नेशनल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन तो पहले से थी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर वाज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल रिमेन, इसमें कोई शक नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो लेकिन जो उस वक्त वादे किए, नाउ दे शुड कम ऑन ग्राउंड। एब्सोल्युटली, जैसा कि इन्होंने बोला कि दैट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, पहले लगा था कि दैट समथिंग हैज टेकन फ्रॉम अस, बट जब धीरे धीरे हालात पटरी पे आ गए तो जो रियलिटी हमें पता चली कि आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 इट वाज नथिंग, इट वाज ओनली फॉर इट वाज ओनली कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो फॉर सम पॉलिटिशियंस एंड सम आई कैन से दैट हुर्रियत पीपल्स आल्सो। 370 हट चुका है, तो अब दिल्ली सरकार क्या दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों की तामीर तरक्की के लिए जो रुकावट, वो बोलते थे कि भाई जो पिछली मेन स्ट्रीम पार्टियां थी जो इलेक्शन लड़ रही थी, उनकी वजह से यहाँ पर तामीर तरक्की नहीं हुई, मानते हम कि नहीं हुई। अब दिल्ली ने जब 35 और दफा 370 हट गया है, तो हम देखते हैं कि अब किस तरह का वो तामीर तरक्की का दौर यहाँ जम्मू कश्मीर में चलाते हैं। हमारे बिजली, पानी, रोड, या हमारी यूथ जो यहाँ पे बेरोजगार है, उसको किस तरह आगे ले जाते हैं। वो सबसे बड़ा हमारे लोगों के दिल जीतने का और हमारे लोगों को साथ मिलाने का मुझे लगता है सबसे बड़ा अवसर ये दिल्ली सरकार तक है कि वो क्या करती है, वो खुलूस से बात करती है या वो बातों से बात करती है। क्या बनना है बड़े हो? इंजीनियर। आपको? डॉक्टर। धारा 370 को हटाना अगर अनहोनी को होनी करने जैसा था, तो ट्रिपल तलाक का कानून भी किसी अनहोनी से कम नहीं था। बीते एक साल में ये सरकार का एक बड़ा फैसला था। The motion that the bill be passed is adopted. हमारी मुस्लिम बेटियां
हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। कितना सामाजिक सुधार, कितना महिला सशक्तिकरण और कितनी राजनीति, इसकी व्याख्या समय समय पर कई वर्षों तक होती रहेगी। लेकिन मोदी 2.0 के 1 साल के सफर के नजरिए से देखा जाए तो 3 तलाक प्रथा का खत्म होना मील के पत्थर जैसा दिखता है। अच्छी हैं? आपकी वजह से अगर मैं खराब हो गई तो जिंदगी बेकार। अरे वाह, क्या बात, जियो और जीने। क्या बात है। आज उसकी शुरुआत हो गई है। कैसी हो? तुम्हारी मेहनत के लिए खुशामदीद। धन्यवाद। थोड़ा सा मेहनत तो आपकी थी सब। The motion that the bill be passed is adopted. मोदी सरकार ने 2.0 के पहले ही संसद सत्र में 3 तलाक पर प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से देश की सच्चाई बना दिया। सदियों की बेड़ियां कटी तो चेहरों पर खुशियां लौटी। देश के कोने कोने में मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसे सामाजिक आजादी के उत्सव की तरह मनाया। मुस्लिम महिलाएं दब कुचल के घर में बैठ गई थी। आज वो महिलाएं आजाद हो चुकी हैं, अपने हक हुकूक पाएंगी वो महिलाएं, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी बेटियों का भविष्य संवरेगा। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मोदी 2.0 के पहले साल में 3 तलाक को खत्म करने की तत्परता पहले ही दिन से दिखी थी, और जब सरकार को अवसर मिला तो इसे प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले लागू कराया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ये राज्यसभा में फंस गया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही इसे पास करा लिया गया। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और ये देश का कानून बन गया। इस न्याय से हमें खुशी है। देखिए, सियासत तो होती है, इलेक्शन आया, हम जीत गए, कोई हार गया, लेकिन क्या हम इस मुल्क के मुस्लिम समाज के बेटियों के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या इस पर भी हम सियासत करेंगे? क्या कि जो शाहबानों की कहानी थी 1986 की, वही चलेगी 2019 में? क्या ये बड़े सवाल हमने सदन में उठाया है। 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर राजनीति बहुत गर्म थी। वोट बैंक की गुंजाइश के चलते ये संवेदनशील भी बहुत था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये लगातार राजनीति में बना रहा। नियत पर आरोपों से लेकर सामाजिक ताने बाने के टूटने की धमकियों तक का सफर इस मुद्दे ने खूब तय किया। मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है मिस्टर मोदी को। हर तलाकशुदा औरत उनको लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास सर्वे है कि सबसे ज्यादा गरीब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुसलमान हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी एससीज और एसटीज के बाद मुसलमान है, मगर आपकी सरकार हर साल 4.5 हर साल 85 लाख अक़लियती बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करते हैं। सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, मगर आप नहीं देते। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है कि जो बेसहारा उनकी फिक्र नहीं है, मगर ये इनकी पॉलिसी रही। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उलेमाओं ने, धर्म गुरुओं ने उसको स्वीकार किया कि हाँ ये व्याख्या सही है, और उससे बात पूरी तरह से बन जाती है। वो एक समाज विशेष को प्रताड़ित करने के इरादे से ये सब पूरा लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक लॉ ले डाउन किया है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी उसको लागू करने की है या नहीं है? अगर है तो बताएं कौन से तरीके से तलाक रोकी जाएगा? अगर सजा का तरीका ना हो तो कोई और तरीका ये बता दें।
मोदी 2.0 में ये बिल पास हुआ और कानून बना तो इसे सरकार की उपलब्धियों के तौर पर इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, फिर भी ये बिल राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ था। बिल के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। The motion that the bill be passed is adopted. 3 तलाक के तहत अब 3 साल की सजा का प्रावधान है। कभी राजनीति की दिशा तय करने वाला ये मुद्दा अब राजनीति की किताब से गायब है। गाहे बगाहे कोई जिक्र करता भी है तो ये अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा। सालों या दशकों से नहीं बल्कि सदियों से अयोध्या की पवित्र भूमि को विवादित होने का ताना सहना पड़ा था, लेकिन बीते 1 साल में ही सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का निर्णय आया, उसका निर्माण भी शुरू हो गया है। लेकिन जो सरकार की उपलब्धि रही वो ये कि विवादित होने के बावजूद इस निर्णय के आने के बाद शांति पूरी तरीके से कायम रही। कौशल्या नंदन का नाम राम। आज थोड़ी सुने भगवान हमारे भगवान राम पौराणिक हैं और ऐतिहासिक नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। मोदी 2.0 के 1 साल के पूरा होते होते करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में निर्माण का चरणबद्ध ढंग से काम शुरू हो चुका है। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। लॉकडाउन न होता तो महाउत्सव मनाए जाते, आस्थाओं के सैलाब उमड़ते, श्री राम की मर्यादाओं के गीत अयोध्या की गली गली में गूंजते। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर जब सदियों तक विवाद की कटीली बाड़ों का उल्लंघन नहीं करता तो अब लॉकडाउन की मर्यादाओं का भी पालन कर रहा है। इसी लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के नियमों के अनुसार टेंट से निकालकर श्री राम लला को अस्थायी भवन में विराजमान किया जा चुका है। भगवान को वहां से ले जा करके नए भवन में स्थापित किया गया। वहां वैदिक विधान से बहुत ही विधान से पूजा किया गया और ये पूजा अर्चा चलता रहेगा। भगवान के मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूर्ण हो गया। अब गर्भगृह के स्थान पर जो बैरिकेडिंग है वो हटेगी। ये दूसरा चरण होगा शुरू, लेवलिंग होगा। ये दूसरा चरण शुरू होने के बाद तब तीसरे चरण पर आएंगे। लॉकडाउन में मिली निर्माण की छूट के बाद गर्भगृह को समतल किए जाने का काम शुरू हो चुका है और उसी दौरान यहाँ से कुछ अद्भुत चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत प्राचीन है, 2000 वर्ष से पहले का है। और जितने भी सामान निकल रहे हैं उसमें देखिए, पहले तो खंडित मूर्तियां निकली हैं, उसमें 7 थे कसौटी के खंभे निकले हैं। उसके बाद में टूटी हुई मूर्तियां निकली हैं, भगवान शंकर के 2 मूर्ति निकली हैं। और उसके बाद जो गोपुर होता है, जो आकृति बनती है मंदिरों के आकार, वो निकले हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये महामारी चल रही थी जिसके नाते काम स्लो चला। उच्चतम न्यायालय ने जब से आदेश दिया उसके बाद इस बीच में जब ट्रस्ट को जब सुपुर्द कर दिया गया उसके बाद लगातार कोरोना जैसे महामारी के नाते वहाँ काम थोड़ा स्लो चला। लेकिन पुजारी जी बता रहे हैं, और भी 1-2 बार मैं भी दर्शन के लिए गया था, देखा जो वहाँ की स्थिति है, काम लगातार अब शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण के लिए मिलने वाले दान देने वालों को मोदी सरकार ने टैक्स में छूट का प्रावधान भी किया है। एक दौर देश ने वो देखा जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर चर्चा मात्र को इतना संवेदनशील माना जाता था कि इससे देश का माहौल बिगड़ने की आशंका जताई जाती थी। मोदी 2.0 के पहले साल में नवंबर 2019 में एक दौर देश ने वो भी देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में निर्णय सुनाया और पूरे देश से झड़प,
या किसी को खरोंच तक की खबर नहीं आई। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। मंदिर विवाद पर फैसले की घड़ी मोदी सरकार के लिए कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। संवेदनशीलता की इतनी गहरी चादर इस पूरे विवाद पर पड़ी हुई थी कि जरा सी छेड़छाड़ स्थिति को बिगाड़ सकती थी। कानून व्यवस्था, वो भी इतने बड़े देश में बनाए रखना, मोदी 2.0 के लिए बड़ी चुनौती था। गृह मंत्रालय ने फैसले के दिन से काफी पहले से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क बनाए रखा, संवेदनशील जिलों पर पैनी नजर बनाए रखने को कहा। सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर थी, इसीलिए मोदी सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 4000 सैनिकों की तैनाती अयोध्या में की। 50 कंपनी पीएसी तैयार रखी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस और ड्रोन से निगरानी लगातार बनाए रखी गई। इसके अलावा दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई। पूरे राजधानी क्षेत्र में धारा 144 को लागू किया गया। ऐसा ही मुंबई की तत्कालीन फडणवीस सरकार ने किया। 1993 का उदाहरण सामने था, जब अयोध्या विवाद में पूरी मुंबई सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठी थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। देश का हर व्यक्ति चाहे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, मगर ये कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चलनी। अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है, वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। सदियों पुराना मंदिर मस्जिद विवाद इतनी खामोशी से निपट गया जैसे कभी वो भारत के इतिहास में था ही नहीं। मोदी 2.0 में इस बात को हमेशा वरीयता दी जाएगी कि कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुए बिना इतना बड़ा मुद्दा इतनी आसानी से गुजर गया। धारा 370 के फैसले के बाद घाटी शांत रही। जब राम मंदिर का निर्णय आया, उसके बाद भी हर तरफ शांति रही। लेकिन इसी संसद में जब नागरिकता संशोधन को लाया गया, उसके बाद से ही हर तरफ तीखे विरोध की तस्वीरें ही देखी गई। मोदी 2.0 के 1 साल का कैलेंडर पलटा जाएगा तो नागरिकता कानून संशोधन को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन, राजनीति के चौसर पर चले गए दांवपेच और सरकार की इच्छा शक्ति का उल्लेख जरूर होगा। दोनों पाकिस्तान में, पूर्वी और पश्चिम और आज के बांग्लादेश के अंदर लगभग 20% अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई है। कहां गए लोग? या तो वो कहीं न कहीं रूप से मार दिए गए, धर्म परिवर्तन हो गया, या तो शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वो भारत में आए। मान्यवर भारत में आए, यहां पर उनको ये संरक्षण मिलना चाहिए था, मगर सालों तक नहीं मिला। ना उनको नागरिकता मिली, ना घर खरीदने का अधिकार मिला, ना नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के सुविधाएं मिली, और वो लोग आज अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मान्यवर, ये बिल सभी ऐसे प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहन कर भारत में आए हैं, ये सभी लोगों को नागरिकता देने का अधिकार लेकर ये बिल आया है। सियासत ने बड़ी सफाई से नागरिकता देने वाले कानून में नागरिकता लेने वाले कानून का पन्ना जोड़ दिया और हिंसात्मक विरोध की आग पूरे देश में भड़क गई। किसी भी व्यक्ति, समाज
और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा मोदी सरकार पर नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ता गया। सरकार पर स्थिति को सही से हैंडल न कर पाने के आरोप लगे। ये सवाल भी उठा कि जैसी तैयारी धारा 370 हटाने से पहले की गई थी, क्या नागरिकता संशोधन मामले में सरकार से चूक हो गई? दिल्ली के अंदर विश्वविद्यालयों में हिंसा को लेकर पुलिस की भूमिका को भी कटघरे में लाया गया। सरकार को बार बार कानून पर अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा। देश देख रहा है कैसे बहुत सफाई से कांग्रेस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, नागरिकता संशोधन कानून CAA के बारे में बोलना ही बंद कर दिया है। लेकिन दूसरे मुद्दों को उछाल करके, उसके पीछे छिप करके डर फैलाना, भ्रम फैलाना, गंदी राजनीति को हवा देने शुरू कर दी है। एक गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कांग्रेस आज जिस प्रकार का आचरण कर रहा है वो सचमुच एक निंदनीय आचरण कांग्रेस का, सपा का, अन्य विपक्षी दलों का जो आचरण है बहुत ही निंदनीय आचरण है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है लोकतंत्र के प्रति, अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति। देश में जगह जगह विरोध को लेकर अंतहीन धरने शुरू हो गए। धरनों में साजिश और सियासत के मरकज भी बनने लगे। हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना नवा डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CAA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। जब आपके घर में आएंगे NPR लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो। हम लोग 5 नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला या कुंफू रख दो, 7 रेस कोर्स रोड एड्रेस दे दो और एक फोन नंबर तय कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारा सबवर्जन को करना पड़ेगा हमें। सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और भी सोच के करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार ने हर बढ़ते विरोध के साथ नागरिकता संशोधन कानून पर अपना कदम आगे बढ़ाए रखा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह देश का कानून बन चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कानून नहीं हटाया जाएगा, उल्टे 2020-21 के बजट में नागरिकता कानून को लागू कराने के लिए राज्य सरकारों को 4 गुना ज्यादा बजट भी आवंटित कर दिया। इस बजट के तहत राज्य सरकारों को अवैध प्रवासियों की पहचान,
डिटेंशन सेंटर और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के गठन का निर्देश दिया गया है। जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां है इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? कोरोना के चलते विरोध प्रदर्शन के सारे ठिकाने हटाए जा चुके हैं। सरकार इस मुद्दे पर आगे भी बस आगे की ही राह देखती हुई नजर आती है। सीएए के खिलाफ भड़की हिंसा दिल्ली दंगों में तब्दील हो गई। एक तरफ देश में नमस्ते ट्रंप के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत सत्कार चल रहा था, दूसरी तरफ दंगाइयों ने दिल्ली को जलाना शुरू कर दिया था। 3 दिन तक दिल्ली दंगाइयों के जैसे हवाले रही। 50 से ज्यादा लोग इन दंगों में मारे गए। हजारों की दुकान, मकान आग की भेंट चढ़ गई। ऐसी तस्वीरें देश के सामने आई जो होश उड़ा देने वाली थी। आईबी ऑफिसर अंकित की निर्मम हत्या में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर का नाम सामने आया। दंगों में पीएफआई के लोगों के नाम सामने आए और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। साजिशकर्ताओं की लंबी फहरिस्त तैयार होती गई। जिस पैमाने पर पेट्रोल बम, गुलेल, तेजाब, पत्थर और दूसरे खतरनाक हथियार मिले, ये ऐसे था जैसे गृह युद्ध की तैयारी रही हो। सवाल कई उठे। सवाल दिल्ली पुलिस और केंद्र के इंटेलिजेंस पर भी उठे कि रातों रात इतनी तैयारी कैसे हो गई। 23 मई को जब नतीजे आए थे तो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी दोबारा डंके की चोट पे। उस समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उनका नतीजा क्या हो सकता है। राजनीतिक उठापटक भी खूब चली बीते इस 1 साल। (2019) के आम चुनाव में ब्रांड मोदी ने जिस तरह विजय का परचम लहराया, वो लहर नहीं सुनामी थी। लेकिन फिर कई राज्यों के चुनावों में जिस तरह रिजल्ट आए, उसके बाद चर्चा विरोधी की जीत से ज्यादा मोदी शाह के चुनावी कौशल की हार की हुई। ये परिणाम मोदी 2.0 के 1 साल के कैलेंडर में दर्ज रहेंगे। महाराष्ट्र की उठापटक का जिक्र जरूर आएगा। यहां बीजेपी ने साथी भी गंवाया, साख भी और सत्ता भी। महाराष्ट्र में किसी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन गठबंधन में लड़ी शिवसेना और बीजेपी के पास मिलकर स्पष्ट बहुमत था। पहली बाजी बीजेपी ने मारी, लेकिन शरद पवार के पावर गेम ने अंतिम चाल चल दी। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की भारत के संविधान के प्रति। महाराष्ट्र की भरपाई ऐसा लगा मध्य प्रदेश में की गई। मोदी 2.0 के 1 साल के पूरा होते होते मध्य प्रदेश फिर से हाथों में आ गया। महज 15 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज के राज की वापसी हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी ज्वाइन करने से ज्यादा कांग्रेस छोड़ देना मोदी 2.0 का बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा। कोई और दिन रहे होते तो सियासत ही मोदी सरकार के साल पूरा होने तक कई रंग दिखा चुकी होती। बिहार, बंगाल के चुनावों ने न जाने अब तक कितने रूप बदल लिए होते।